पर्सनल के लिए बहता हुआ दरिया भी थे। उनके जाने से ये एहसास हुआ है पैकर जुल्म की धूप में वो अमन का साया भी थे। क्या किसी का घर भ्रष्टाचार से महफूज है? क्या कोई समाज उससे अछूता है? क्या कोई महफिल उससे दूर है? सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होती, जबकि अमीरों को शीघ्र दाखिल करा दिया जाता है। उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। न हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम में हजरत मौलाना महफूजुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह नंबर, जिसको बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद वारिस अवध ने शाया किया है और आज रस्म इजरा होना है उसका, मैं मशकूर ममनून हूँ वारिस अवध की पूरी टीम। और सामीन आपको बता दूं कि बाहर स्टॉल लगा हुआ है, गालिबन 20 रुपए में एक प्रति मिल रही है। यकीनन उसमें ऐसे ऐसे ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ शहर के जिम्मेदारान, उलमाए कराम, समाजी कारकुन ने किया है कि हमारे लिए वो मुफीद रसाला साबित होगा। इसी बीच में नेक्स्ट स्टूडेंट शोएबा अंजुम, जो कि हरमैन एंग्लो अरबिक स्कूल अस्तुपुरा से ताल्लुक रखती हैं और ज़ेरे तालीम है, भ्रष्टाचार और हमारी जिम्मेदारियां पर स्पीच करेंगी। आप सबसे गुजारिश है कि इनके हौसले में कमी ना आने दें, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। मोहतरम जनाब सदर साहब, हकम साहिबान और दिगर सामीन और सामियात, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ। मुझे सूली से न बेईमानों से डर लगता है। आज का ये उन्वान जिस पर हमको बोलने की इजाजत दी गई है वह है भ्रष्टाचार और हमारी जिम्मेदारियां। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार किस वजह से होता है? अब आप लोग खुद गौर करें और बताएं। दरअसल भ्रष्टाचार 3 चीजों के उसूल के लिए होता है। भ्रष्टाचार 3 चीजों के उसूल के लिए होता है, दौलत, शहवत और शोहरत। सवाल जब भ्रष्टाचार का उठता है तो मैं आज यहाँ इस महफिल में मौजूद हर एक शख्स से सवाल करती हूँ कि मुझे गौर व फिक्र करके बताएं कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। क्या किसी का घर भ्रष्टाचार से महफूज है? क्या कोई समाज उससे अछूता है? क्या कोई महफिल उससे दूर है? सियासत से लेकर हर समाज, हर घर, हर महफिल भ्रष्टाचार के सागर में डूबी हुई है। न तो किसी की जान महफूज है, नहीं किसी का माल महफूज है, नहीं किसी की जायदाद महफूज है और नहीं किसी शख्स की आबरू महफूज है। हर वक्त यही खतरा सर पर मंडराता रहता है कि न जाने कब इस समाज का एक फर्द जो मुझे बहन करता है वही मेरा दहन कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, जिसके ऊपर कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज वह जिम्मेदारी को किस हद तक अदा कर रहे हैं? मैं आज यहाँ बैठे हर एक फर्द से सवाल करती हूँ कि मुझे बताएं कि जिन माँ, बहन और बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके सर पर डाली गई थी, क्या तो उस जिम्मेदारी को अपने कंधे से उतार कर खुद उसे लूटने में शामिल नहीं है? क्या तो नफ्स की अताअत और बंदगी में शामिल नहीं है? क्या नाच गाने, फैशन और लड़कियों का तू दीवाना नहीं है? मजहब को बदनाम करने में क्या आपका हाथ नहीं है? ऐसे दौर में मैं खुद यहाँ तशरीफ फरमा एक एक फर्द से ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद बताएं कि इन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या ये भी अब हमको ही बताना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हर फर्द खुद जिम्मेदार है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, सियासत से तो हमको सुदूर है, पूरे समाज की इस्लाह हम चाहकर भी नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि हर फर्द अपने आप को खुद पहचाने कि हम कौन हैं, हमें पैदा किस लिए किया गया, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए।
हम जिंदगी के किसी भी मैदान में हो, इस शेर को हमेशा ज़हन नशीन रखें। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो। जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो। पर एक सुखन बंद है आजिज़ का रहे याद, पर एक सुखन बंद है आजिज़ का रहे याद। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 मिनट 38 सेकेंड में इस छोटी सी तालिबा जो कि ताल्लुक़ रखती है अरमैन एंग्लो अरबिक स्कूल से अपनी स्पीच कंप्लीट की है। मैं अबू हंजला रेहान अंसारी को दावत दूं। उससे कबल मैं ये ऐलान कर दूं कि हाफिज कबीर साहब और मुफ्ती अब्दुल्ला नोमानी साहब ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त किया है इस प्रोग्राम के इनकाद में। मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फहद केपीएन प्रेस और हाफिज नदीम एके टूर, इम्तियाज अहमद मन्ने, पूर्व जिला प्रभारी समाजवादी पार्टी। अब मैं ऐलान करूंगा कि अबू हंजला रेहान साहब अपनी स्पीच के साथ मंच पर, आपके लिए भी 5 मिनट का वक्त मुतय्यन है, सभी पार्टिसिपेट के लिए 5 मिनट का वक्त मुतय्यन है। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ सभी सामईन और हाजरीन का, अवाम खास का। अस्सलाम वालेकुम। भाषण प्रतियोगिता आयोजन के सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित आयोजकगण, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुझे भ्रष्टाचार और हमारी जिम्मेदारियां के टॉपिक पर बोलने का अवसर दिया गया है। सबसे पहले भ्रष्टाचार को परिभाषित करना होगा, तभी हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। आपको सुनकर हैरत नहीं होगी कि लगभग तमाम चीजों की बुनियाद नीचे से होती है, मगर भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर से नीचे को आती हैं। जैसा कि और जमीन पर आते आते विकराल रूप धारण करके असल का कुछ अंश ही शेष रह जाता है। जैसा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था, विकास का जो रुपया केंद्र से चलता है वो जमीन पर आकर मात्र 10 पैसा ही रह जाता है। मेरे विचार में आम लोगों के दिमाग में भ्रष्टाचार इसी को कहते हैं। हालांकि केवल यही भ्रष्टाचार नहीं है। जब रेल टिकट की लाइन लगी हो और कोई दबंगई से बिना लाइन लगाए टिकट ले ले तो यह भी भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। और यह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है कि वेल क्वालिफाइड छात्र को नौकरी से केवल इसलिए वंचित कर दिया जाता है कि वह चयन कमेटी के खास का अपना नहीं है। लालू यादव को हम सभी जानते हैं कि वह चारा घोटाला में न केवल जेल की हवा खा चुके हैं बल्कि चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिए गए। चूंकि यह राष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार है इसलिए हर कोई इसे जानता है और समझता है। किंतु केवल यही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार यह भी है कि हम छात्रों को पूरे समय पढ़ाने का तो वेतन लेते हैं किंतु पूरे समय पढ़ाते नहीं। और भ्रष्टाचार यह भी है कि जनसेवक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा नहीं करता बल्कि कमीशन खोरी करके अपने को अमीर तरीन लोगों में शुमार करा लेता है। आलम तो यह है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका किस किस का तस्करा करें। जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की वकालत करने वाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि स्वयं को छोड़कर भ्रष्टाचार समाप्ति का नारा लगाते हैं। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई की नागपुर शाखा ने भ्रष्टाचार न खत्म करने के पादाश में सरकार को टैक्स न देने तक की सलाह डाली है। यदि प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी भूमिका को ऊपर रखकर यह तय कर ले कि न भ्रष्टाचार करेंगे न ही करने देंगे तो आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या यह संभव है? तो लगता तो यही है
कि अब यह संभव भी नहीं, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं, हमारे ब्लड में इसका अंश शामिल हो चुका है। फिर भी अगर हर हाल में ठान ली जाए तो फिर वही रास्ता अपनाना होगा जिसे हमारे नबी आए मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जो कुरान और हदीस के रूप में हमारे पास कीमती निज़ाम हयात की शक्ल में मौजूद है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कानून शायद कारगर न हो। धन्यवाद। 3 मिनट 49 सेकंड में अपनी स्पीच कंप्लीट कर दिया, समय सीमा के अंदर आप भी रहे। मैं मशकूर हूं सभी सामेईन का और इस इल्मी मजलिस के कन्वीनर मजहर हसन मेजर एडवोकेट के इस तारीखी और ऐतिहासिक इल्मी रूहानी प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं हज़रत मौलाना कारी मसीहुर रहमान साहब दामत बरकातहुम शाही इमाम मऊ का मोस्टली वेलकम करता हूं सभी सामेईन का। और नेक्स्ट पार्टिसिपेट को मंच पर 5 मिनट के लिए इनवाइट कर रहा हूं, जिसका नामी है मोहम्मद आरिफ, जो कि ताल्लुक़ रखता है एल नोमानी इंटर कॉलेज मऊ से। मसूद अख्तर नेता, फहद केपीएन, फिरोज नेशनल कंप्यूटर का भी इस्तकबाल करता हूं और मोहम्मद आरिफ के लिए भी 5 मिनट। जनाबे सदर, स्टेज पर मौजूद तमाम दानिशवरान और मज़्ज़र सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हम सभी भ्रष्टाचार से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये अपने देश में नई बात नहीं है, इसने अपनी जड़ें लोगों के दिलो दिमाग में बना ली हैं। यह एक धीमे जहर के रूप में पुराने जमाने से ही समाज में रहा, मुगलिया दौरे से ही ये रोज नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार कई प्रकार का होता है, इससे कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेल या फिर राजनीति, कुछ भी हो। इसकी वजह लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते। चोरी, बेईमानी, शोषण, घोटाला और अनैतिक आचरण, ये सभी भ्रष्टाचार की इकाई है। भ्रष्टाचार वो जहर है जो देश, संप्रदाय और समाज के सभी लोगों में फैला हुआ है, जिससे देश और समाज दोनों कमजोर हो रहा है। समाज में समानता के लिए हमें अपने देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत है। हमें अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए और किसी भी तरह के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान 85वां है। आजादी लेने के बाद जहां हमारा कर्तव्य बनता था कि हम विज्ञान प्राप्त कर अपने देश को विकास की राह दिखाते और दुनिया का एक मिसाली देश बनाते, लेकिन अफसोस कि हम ऐसा कुछ न करके आज अपनी ही सरकारी संपत्तियों और देशवासियों को लूटने और मारने का कार्य करते हैं। हमको सोचना चाहिए कि हमारा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है और हम एक इंसान हैं, तो हमारी सोच और हमारा रहन सहन भी एक इंसान जैसा होना चाहिए, न कि शैतान और राक्षस जैसा होना चाहिए। हमारा देश कुदरती तौर पर बड़ा भाग्यशाली देश है, लेकिन हम अपनी साइंस की कमी के कारण इसकी पूरी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यूरोप के लोग जमीन की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे हैं। वो भी हमारी तरह 2 हाथ और 2 पैर के व्यक्ति होते हैं। आज हमारे देश को एक दूसरा बड़ा खतरा आतंकवाद का हो गया है। इस सूफी संतों के महान देश की शांति आतंकवादियों को भाती नजर नहीं आती, इसलिए उनकी लालचों ने हमारे देश में आतंक फैलाना शुरू कर दिया है, जो अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हम ऐसे आतंक को अपने देश में पनपने नहीं देंगे। हम सबको मिलकर एक होकर ऐसी शर्कस तंजीमों के नापाक इरादों को कुचलना होगा। आइए संकल्प लें कि हम भी शिक्षा और विज्ञान की दुनिया को पार करते हुए चिश्ती, नानक, गौतम, गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद खान की सरजमीन पर एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, ताकि कोई दुष्ट नजर अल्पसंख्यकों की नस्लकुशी न कर सके। आपसी भाईचारा कायम रहे और देश की गंगा जमनी तहजीब भी पूरी दुनिया में आश्कारा हो। और ये देश हमारा जो जन्नत निशान देश है,
इस नए साल में तरक्की, मोहब्बत और यगानियत की नई मंजिलें तय कर सके और हमारे पूर्वजों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी हो सके और हम आसानी से अपने देश को तरक्की की दुनिया में ले जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। खुदा। 3 मिनट 32 सेकंड में अपनी स्पीच कंप्लीट किया है इस स्टूडेंट ने। मैं इस्तकबाल करता हूं मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब का, हाफिज कबीर अहमद साहब का और बुनकर प्रवक्ता के संपादक महोदय मौलाना फजलुर रहमान अंसारी साहब का। वेलकम करता हूं सभी सामेईन का और नेक्स्ट स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूं मंच पे, जिसका नाम है रियाजुद्दीन और तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में ज़ेरे तालीम है। मैं सभी मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मशकूर व ममनून हूँ कि एक तारीखी और ऐतिहासिक फंक्शन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब न दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है, अब न दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है, क्या जमाना है कि इंसानों से डर लगता है। अब आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं सदर आली बावकार इज्जत माब जनाब तैयब पालकी साहब और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब मौलाना खुर्शीद अहमद साहब और स्टेज पे जलवा अफरोज तमाम अजीम शख्सियतें। जैसा कि मुझे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर चंद शब्द कहने का जो आप लोगों ने मौका दिया, मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण या गिरा हुआ आचरण। निजी स्वार्थ के लिए किए गए अमानवीय व्यवहार इसकी श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग घूस मिलावट और जमाखोरी को भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं, मगर मेरी समझ से इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। प्रधानमंत्री से लेकर एक चपरासी तक का इसका फैलाव है। यदि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पाने के लिए लोगों में फूट डालता है या किसी विशेष वर्ग के लिए पक्षपाती करता है तो ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। या राजनीतिज्ञ अपने वोट पाने के लिए लोगों से झूठे वादे करता है या लोगों को गुमराह करता है, फिर विजयी होने के बाद अपने वादे को पूरा नहीं करता। या डॉक्टर अधिक धन की लालच में रोगी का सही ढंग से इलाज नहीं करता। व्यापारी अपने सौदे में मिलावट करता है और अध्यापक स्कूल में अच्छा न पढ़ाकर ट्यूशन में अच्छा पढ़ाता है। तो ये सब अमानवीय व्यवहार जो कि निजी स्वार्थ के लिए किए जाएं, न कि राष्ट्रहित और देश कल्याण के लिए, तो ऐसे निजी स्वार्थ के लिए किए गए दुष्कर्म भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। भारत में आज भ्रष्टाचार सर्वत्र फैला हुआ है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो इससे बचा हुआ है। मान लीजिए एक शिशु के जन्म से प्रारंभ कीजिए, सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होती, जबकि अमीरों को शीघ्र दाखिल करा दिया जाता है। और कुछ प्राइवेट डॉक्टरों की लंबी लंबी फीस ही उनके भ्रष्टाचार होने की कहानी कहती है। और बाजारों में आज नकली दवाओं का बोलबाला है। कई बार इंजेक्शन की तरह दूषित पानी भरा पाया गया है जो कि रोगी का जान लेकर छोड़ता है। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। तो सवाल यह है कि ये भ्रष्टाचार फैलता क्यों है, कैसे ये पनपता है हमारे समाज में। तो मेरे इस अकले नाकिस के हिसाब से अगर आप अपने दिमाग को आगे दौड़ाएंगे तो ये पाएंगे कि ये इसलिए पनपता है क्योंकि हमारे जो देश के अक्सर बेशतर नेता हैं ये खुद भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए भ्रष्टाचारी के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं कर पाते और नहीं कर सकते हैं, बेशक नहीं कर सकते। और इससे भी लड़ा जा सकता है। इस भ्रष्टाचार को खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के सभी शिक्षक, साहित्यकार, लेखक, कवि और कलाकार सभी एकजुट कर भारत के नौजवानों में दृढ़ संकल्प लेने के लिए उनके अंदर दृढ़ संकल्प को भरें और उनके शुद्ध आचरण के संस्कार भरें तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दें। इससे इंशाअल्लाह ताला भ्रष्टाचार तो पूर्णतः खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर इसका अंश खत्म हो जाएगा।
2-4 दिन अन्ना हजारे बनकर भी इसे पूर्णतया खत्म नहीं किया जा सकता। इतना ही मैं कहकर अपनी बातों को आगे करते हुए इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को थोड़ा 1 मिनट में और कुछ कह जाऊं, वक्त बचा है भी थोड़ा। तो वो ये है कि हमको कैसे एकजुट होना है। इसके लिए पहले भारत के सबसे जो देश में शक्तिशाली होते हैं, सबसे शक्तिशाली युवा होते हैं, इनको दृढ़ संकल्प करना होगा और एकजुट होकर लड़ाई छेड़ना होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। इतना ही कहकर अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बात होगी जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। सलाम अलैकुम। 4 मिनट 45 सेकेंड में तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में ज़ेरे तालीम इस स्टूडेंट ने अपनी स्पीच समाप्त की। मैं इस तालीमी और तारीखी मजलिस में इस्तकबाल कर रहा हूँ रियाजुल हक कासमी, हज़रत मौलाना रियाजुल हक कासमी साहब का, जो कि नाज़िम आला हैं मदरसा यतीम खाना मऊ के, और आज के चीफ गेस्ट की हैसियत से हमारे मंच पर तशरीफ फरमा हैं आली जनाब डॉक्टर संजय सिंह जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल के। आपके साथ गेस्ट के रूप में सुजीत कुमार सिंह, आपके भाई भी तशरीफ फरमा हैं। आप द्वय भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम और इस्तकबाल करते हुए बेहद मशकूर व ममनून, आभारी और शुक्रगुजार हूँ। और मोहम्मद सालिम अंसारी हयात साहब से इल्तमास कर रहा हूँ कि बैज लगाकर आप उनका इस्तकबाल करें। हज़रत मौलाना कारी मसीहुर रहमान साहब, इमाम मोहतरम जामा मस्जिद शाही साहब का भी आप बैज लगाकर इस्तकबाल करेंगे। मोहम्मद सालिम अंसारी साहब नेक्स्ट पार्टिसिपेट, जो कि डीएवी इंटर कॉलेज में ज़ेरे तालीम है, मोहम्मद आसिफ वल मोहम्मद मजहर, आप इनवाइटेड हैं। 5 मिनट आपके लिए भी वक्त दिया गया है। जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, आगमन पर भी और प्रस्थान पर भी, आने पर भी और जाने पर भी, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये स्टूडेंट। मैं सारे स्टूडेंट को जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ और दुआएं देता हूँ। मोहम्मद आसिफ। अस्सलामु अलैकुम। एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी जो न तो रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछना चाहता हूं वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, क्योंकि वह तीसरा आदमी हमारी संसद है जो खामोश तमाशाई बनी बैठी है। जी हाँ जनाब सदर, मैं बताना चाहता हूं यदि हमारी संसद से 100 रुपए चलता है तो हमारे पास मात्र 1 रुपए पहुंचता है। सड़क बनती है, गड्ढा मुक्त के नारे लगाए जाते हैं, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पास होता है और 5 महीने भी नहीं बीतते कि ये सड़क फिर से गड्ढा युक्त हो जाती है। ज्ञान, जिसे मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है, जो इस प्रगतिशील संसार के लिए नितांत आवश्यक है, इस भ्रष्टाचार रूपी काल के कारण ही आज मात्र फैशन और पूंजीपतियों के लिए रह गया है। यह भ्रष्टाचार रूपी प्रणाली की ही देन है, जहां लाखों रुपए मासिक कमाने वाले सांसदों, विधायकों एवं मंत्रियों को तरह तरह की सुविधाएं एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं और आम आदमी को अपनी आजीविका चलाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करने के उपरांत मात्र 100 रुपए दिए जाएं, तो क्या उस आम आदमी से भ्रष्ट होने की उम्मीद नहीं की जा सकती? जहां सैकड़ों मुकदमे से नामित नेताओं को मंत्री और विभागाध्यक्ष बना दिया जाए और आम आदमी को शक के आधार पर जेलों में बंद कर दिया जाए और व्यक्ति 20 वर्षों तक न्याय की भीख मांगता रहे, तो क्या हमारा देश तरक्की करेगा और शोषित व्यक्ति के परिवार वाले भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे? एकमात्र उत्तर नहीं। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराइयों की मूल जड़ ये केवल चंद नेता, अफसर, मंत्री ही नहीं, बल्कि मैं से मोहम्मद आसिफ हूँ, देश के पिछड़ेपन एवं कुरीतियों का दोषी देश का एक एक नागरिक है, क्योंकि हम ही हैं जो राशन कार्ड से लेकर मंदिर में दर्शन के लिए, पासपोर्ट के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए, ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए, यहाँ तक कि चैन की सांस लेने के लिए भी हम ही तो रिश्वत देते हैं। और तो और अपने बच्चों को हम ही तो रिश्वत लेना और देना सिखाते हैं। इम्तिहान में पास हुए तो घड़ी, नहीं तो छड़ी। आंकड़े बताते हैं कि 54% हिंदुस्तानी अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1992 से अब तक हमारे देश का 73 लाख करोड़ रुपया घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। इतनी बड़ी रकम जिससे हम 2 करोड़ 40 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना सकते थे।
या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी 40 करोड़ लोगों को 1,82,000 रुपए दिए जा सकता था, यानी देश की तस्वीर बदल सकती थी। तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत गरीबों का देश है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर यहीं बसते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जीडीपी का कई गुना 65,223 अरब रुपया हमारा स्विस बैंक में जमा नहीं होता। इतनी बड़ी रकम जिससे हम 30 सालों तक बिना टैक्स के चल सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं देगा, किसी भी चीज पर कस्टम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। या फिर हम यूं कहें कि प्रत्येक भारतीय को यदि 2,000 रुपए महीना दिया जाए तब भी यह सिलसिला 30 सालों तक जारी रहता है। ये भ्रष्टाचार रूपी कैंसर हमारे रगों में लहू बनकर उतर चुका है और अपने आखिरी ऑपरेशन की मांग कर रहा है। इसलिए आवश्यकता है, आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारतीय सरकार को अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देना पड़ता है। यही वजह है कि जहां दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, वहीं प्रति व्यक्ति कर्ज भी बढ़ रहा है और हम कर्जों के साए में पलकर जमा हो रहे हैं। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया, अपने कर्तव्य पर डटे रहे, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, हमारी हुकूमत को IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने अपने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इसलिए हमारा मानना है, मात्र सर्वसमान कानून बनाकर अखबारों टीवी चैनलों में देकर वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता कानून व योजनाओं के अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है और ये कार्य सर्वप्रथम सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं मंत्रियों से शुरू होना भी आवश्यक है। तभी हम और साथ ही साथ नई तकनीक एवं सांसदों की जवाबदेही भी तय करने की जरूरत है और हमें सबसे अहम जो हमारी जागरूकता की आवश्यकता है। तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त एक विकसित मॉडल देश होंगे, अन्यथा सब बेमानी होगी। अंत में 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी जबान को लगाम देता हूं कि उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। खुदा हाफिज। 4 मिनट और 33 सेकंड 2 पल में अपनी बात समाप्त किया है DAV इंटर कॉलेज का इस स्टूडेंट ने। मैं इस्तकबाल करता हूं राष्ट्रीय सहारा उर्दू और वारिस अवध के रुकना, उर्दू पढ़ाओ तहरीक के अहम रुकन आली जनाब अमीर हमजा आजमी साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं सभी मेहमान का। और लास्ट स्टूडेंट जो कि भ्रष्टाचार और हमारी जिम्मेदारियां पर स्पीच करेंगी, सर इकबाल पब्लिक स्कूल, सर इकबाल जूनियर हाई स्कूल से ताल्लुक रखती हैं मारिया तबस्सुम। आप मंच पर इनवाइटेड हैं, आपको भी 5 मिनट वक्त दिया गया है। आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं है। ये सारे सामेईन और अजीजान ग्रामी सभी स्टूडेंट का आने और जाने दोनों पर, आगमन और प्रस्थान दोनों पर जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। यकीनन बेहतरीन काम कर रहे हैं ये स्टूडेंट, बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम, मेहमान ज़ीवकार और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबे गुशाई का मौका मिला है वह है बदनवानी और हमारी जिम्मेदारियां। इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊं, अपने निहायत काबिल एहतराम ऑर्गेनाइजर सईदी ग्रुप, मऊ सेवा केंद्र और पालकी ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझती हूँ, जिन्होंने वक्त की नजाकत का इदराक करते हुए निहायत अहम मौजू का इंतखाब किया है। अजीज साथियों, जिंदगी के हर शोबे के मुतालिक बाज़ ज़ाब्ते होते हैं जिनका पास लिहाज रखना बहुत जरूरी है और उनके बगैर इस शोबे में मुअस्सर कारकर्दगी नहीं हो सकती। माशियात इंसानी जिंदगी से जुदागाना इल्म नहीं, बल्कि माशी सरगर्मियों का मकसद ही जिंदगी को सहल और आसान बनाना होता है। ये आसानी किस तरह पैदा हो और इसके लिए क्या जरूरी इक़दाम किए जाए, इन सवालात के जवाब के लिए माशियात पर किताबें हर लाइब्रेरी में दस्तयाब है, जिन्हें पढ़कर डिग्रियां तो हासिल की जा सकती है, लेकिन उन पर अमल पैरा होने के बजाय आम तौर पर गैर जिम्मेदार शहरी मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी और गैर मासूम दौलत ब्लैक मनी जमा करने के इंतहाई नुकसानदेह मकासद को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना लेते हैं और इसके नतीजे में माशी सरगर्मियां कौम मुल्क की फलाह बहबूद के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने लगती है। हमारा मुल्क अरसे से बदनवानी की बीमारी में गिरफ्तार है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तानी अवाम के सामने सबसे बड़ा अलमिया क्या है, तो जवाब होगा बदनवानी, करप्शन, कालाबाजारी में रोज अफजा इजाफा और दिन ब दिन बढ़ती चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, जिसने आम इंसानों भी खुसूस गरीब और मुतवस्सित तबका की जिंदगी को दुश्वार बना दिया है। और हाल ये है कि
इन कभी लानतों की वजह से न सिर्फ अमीर और गरीब के दरमियान दूरियां बढ़ी हैं, बल्कि गरीब की कदर खरीद मुसलसल गिर रही है। यहाँ तक वह जरूरियात जिंदगी हासिल करने के काबिल भी नहीं रहे। ऐसाने मिल्लत प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके जरिए मुल्क से करप्शन को खत्म करने के ताल्लुक से खूब गर्मागर्म बहुत जारी व सारी रहती है। एक हाल रिपोर्ट के मुताबिक बदनवानी बिलखुसूस चोरबाजारी के नतीजे में हिंदुस्तान गुज़श्ता एक दिहाई से ब्लैक मनी की शक्ल में तकरीबन $1.25 लाख को गंवा चुका है। अमरीकी रिसर्च इदारा ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स GFI के मुताबिक काले धन में अपनी पूंजी का बर्बाद करने में हिंदुस्तान का दुनिया में 8वां सबसे बड़ा मकाम है। इतनी बड़ी रकम गंवाने के बावजूद हिंदुस्तान अपने हमसाया मुल्क चीन से इस मामले में काफी पीछे है, क्योंकि मज़कूरा मुल्क पूंजी गंवाने में सरफहरिस्त है। वह पिछले 10 साल में $76.3 लाख का नुकसान कर चुका है। उसके बाद मैक्सिको $476 अरब, मलेशिया $258 अरब, सऊदी अरब $201 अरब, रूस $152 अरब, फिलिपाइन $138 अरब और नाइजीरिया $129 अरब गवाकर मुतस्सर मुल्कों में शामिल है। ऐसाने मिल्लत इस वज़ी तनासुर और तज़किये से ये सवाल पैदा होता है कि जब मुल्क की सूरत हाल इतनी नाजुक और नागुफ्तबे है तो हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां नाफिज होती हैं। हम में से हर शख्स का ये शहरी और इखलाकी व मुल्की फर्ज बनता है कि वह ये पूछे कि एक जमहूरी मुल्क ऐसी फिजा क्यों पैदा हो रही है। हमारा फर्ज बनता है कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे मुल्क की फिजा खराब हो, जिससे किसी की दिलशक नहीं हो, क्योंकि इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, न हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। तारीख़ हिंद का मुताला इस बात पर शाहिद है कि इस मुल्क से करप्शन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1860 में कानून बनाया था और भारतीय हुकूमत ने 1947 और 1988 में इस कानून को मज़ीद सख्त किया। लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क में रोज नए अंदाज से बढ़ते करप्शन का मुस्तकिल सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि इतने सख्त कानून के बावजूद भी मुल्क में इतना करप्शन और भ्रष्टाचार क्यों है। इसका जवाब यह है कि सिर्फ कानून साजी से यह मसला हल नहीं हो सकता, बल्कि कानून साजी से बढ़कर उसका नफाज भी जरूरी है। याद रखिए, ब्लैक मनी हो या ब्लैक मार्केटिंग, उस पर काबू पाना सिर्फ सरकार के इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें हर एक शहरी भी अपना किरदार अदा कर सकता है। आज इसकी भी जरूरत है कि माशी इस्लाहात के साथ माशी अखलाकियात भी नाफिज की जाए, तभी जाकर हमारा मुआशरा मज़कूरा बुराइयों से छुटकारा पा सकता है और हमारा मुल्क करप्शन मुक्त हो सकता है। आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। अहले गुलशन के ख्यालात बदल सकते हैं, अहले गुलशन के ख्यालात बदल सकते हैं, दिल में उठते हुए जज्बात बदल सकते हैं, दिल में उठते हुए जज्बात बदल सकते हैं। लाख तूफाने वाला रास्ता रोके बढ़कर, लाख तूफाने वाला रास्ता रोके बढ़कर, आप सब चाहे तो इंसान, आप सब चाहे तो हालात बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, आप सब बुलंदी पर रहें, मेरे दिल की ये आवाज है। पहला मरहला समाप्त, भ्रष्टाचार और हमारी जिम्मेदारियां। टॉपिक के सारे स्टूडेंट कंप्लीट हो गए। 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट में हिस्सेदारी अपनी निभाई और मंच तक आए। बहरहाल अब मैं जिस टॉपिक ने हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मजलिस को बरकतें और रूहानियत बख्शी हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा दोस्तों। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि आप रस्म इजरा का प्रोग्राम कराएं, मेरे बस की बात नहीं है। मुफ्ती अब्दुल्ला और अमीर हमजा आजमी साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जो शख्सियत हमारे दरमियान नहीं है, बहुत सी तकारीब के मौके से वो शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा रहती थी, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। उस शख्सियत के सिलसिले में बहुत से मज़ामीन, मजमून निगार, नामा निगार, बहुत से सियासी लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है मौलाना महफूजुर रहमान नंबर में। उस नंबर का इजरा होने जा रहा है। मैं इसके इजरा के लिए राष्ट्रीय सहारा के एडिटर जनाब अमीर हमजा साहब आजमी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और रस्म इजरा से मुतल्लिक चंद मिनट में अपने खिताब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज की इस तकरीब में अगर मौलाना होते तो उसकी सदारत वही कर रहे होते, लेकिन किसी न किसी हैसियत से वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनके नजरियात के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। मौलाना से जब भी मेरी गुफ्तगू होती थी तो माशरती बिगाड़ उनका कर्ब होता था। हमेशा ये सवाल उनकी जबान पर रहता था कि इस माशरे को कैसे संभाला जाए जो बड़ी तेजी से बिगड़ता चला जा रहा है। खास तौर पे उन्हें दुख होता था जब वो सड़कों पर खवातीन को मोबाइल पर गुफ्तगू करते हुए देखते थे। कभी कभी तो गुस्से में यहाँ तक कहते थे कि जी चाहता है कि नौजवानों की एक ऐसी टीम बनाऊं कि वो इन खवातीन के मोबाइल छीनकर भाग जाया करें, ताकि कौम की बेटियों को इस अजाब से नजात मिले। मौलाना से बहुत सारी गुफ्तगू होती थी। एक बार मैंने उन्हें शेर सुनाया था कि खुशबू से है फूल शर्मिंदा, उम्मतों से रसूल शर्मिंदा, मर रहे हैं चिराग अपनी मौत, आंधियां हैं फजूल शर्मिंदा। हमने अपने पुराने चिरागों को किसी दूसरे के हवाले कर दिया है और नए चिरागों को बड़ी कीमतों में खरीद लिया है। ये मौलाना का कर्ब था और आज भी ये कर्ब जिंदा है। अगर हमें मौलाना को अच्छा खराज अकीदत पेश करना है तो हमें माशरे की इस्लाह की तरफ आज ही और अभी से पहला कदम उठा लेना चाहिए। और वो पहला कदम यह है कि हमारे नौजवान जो घरेलू मसरूफियात से हटकर मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं, उन्हें वापस लाया जाए। और ये काम हर आदमी अपने घर से शुरू कर सकता है। अपने घर में वो देखे कि उसके कितने बेटे हैं और उसके घर में कितने मोबाइल हैं और क्यों है। और अगर बेटियों के पास मोबाइल है तो क्यों, उन्हें क्या जरूरत है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करें। तो क्या यहाँ मौजूद लोग इस बात का अहद कर सकते हैं कि वो माशरे के बिगाड़ के खात्मे के लिए मौलाना को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज ही से ये कदम उठाएंगे? मैं बस इसी सवाल के साथ आपसे रुखसत हो रहा हूँ। अब उस किताब का रस्म इजरा होगा जो मौलाना के ताल्लुक से शाया हो।